हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट्स। कि जावास्क्रिप्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे हम फोकस करते हैं। किसी भी चीज़ के, किसी भी एंटिटी के हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। उसको हम समझेंगे अभी आगे। तो ऑब्जेक्ट सिंपली क्या है? नेम वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है। कि उसमें कुछ नेम मतलब कुछ भी एक प्रॉपर्टी का कुछ भी एक नेम हो गया कुछ, और उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, उसका कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जो तरीके हैं, तो एक तो आपके सामने हैं, दो तरीके हैं बेसिकली। पहला है कि वैर आपको पता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है। ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। न्यू एक कीवर्ड है जो कि इनिशलाइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और आगे ऑब्जेक्ट और पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इसमें बेटा ध्यान देना, ये जो ओबीजे है, ओबीजे उसका नाम है ऑब्जेक्ट का। ये XYZ ABC कुछ भी रख सकते थे। वैर कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड है, इन नाम के वेरिएबल नहीं बनेंगे। फिर लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कैपिटल O से ही स्टार्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। और दूसरा तरीका हमारे पास है वैर ओबीजे इक्वल्स टू, फिर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है, तो ये भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये दो हमारे पास तरीके हैं टू क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। फिर अब ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसमें हम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और प्रॉपर्टीज़ की कुछ वैल्यू रहती है, और उसी के कलेक्शन को हम एक नाम क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पे है obj डॉट नेम इक्वल्स टू साइमन। इसका मतलब कि जो obj ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए रहता है। यहाँ प्रॉपर्टी का नाम क्या है? नेम। तो obj नाम के ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है एक नेम नाम की, और उसकी वैल्यू क्या है? साइमन, स्ट्रिंग टाइप है। फिर नेक्स्ट वैर नेम इक्वल्स टू obj डॉट नेम। तो अब मुझे अगर कहीं पे भी ये एक्सेस करना है, ये साइमन नाम मुझे कहीं चाहिए, तो obj डॉट नेम से मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ, और उसको मैंने किस वेरिएबल में डाल दिया? नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि obj ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट ऑपरेटर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए है। obj डॉट नेम में नेम एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ जो वैर नेम है, नेम एक यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, और सारी चीज़ें किससे एंड हो रही हैं? सेमीकोलन से। फिर दूसरा एक तरीका हमारे पास कि अगर मैं डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो फिर क्या तरीका है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला, जो ये है हमारे पास दूसरा तरीका, कि obj ऑब्जेक्ट का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में आप उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दोगे, एंड फिर इक्वल्स टू और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू। और इसको एक्सेस करने का तरीका सिमिलर वे में होगा कि अगर मुझे नेम नाम के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू डालनी है, मतलब साइमन आ जाए नेम वेरिएबल में, तो उसके लिए क्या किया? obj स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम प्रॉपर्टी का नाम है, यहाँ से आएगा साइमन, और वो लेफ्ट में किस में चला जाएगा? नेम नाम के वेरिएबल में। क्लियर है? दो तरीके थे हमारे पास ये obj ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के, कि उस नेम प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन कैसे होगी, और उस नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रिट्रीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं या फेच कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे इन्होंने इसमें एक स्पेशल केस बताया है कि obj ऑब्जेक्ट है। अब मान लो इसकी एक प्रॉपर्टी का नाम हो जाए फॉर नाम की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं उसमें। अब अगर मैं obj डॉट फॉर करती हूँ, तो यहाँ पे आता है एरर, एक सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि फॉर जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, मतलब कि एक कीवर्ड है। तो मैं obj डॉट फॉर में मुझे एरर आ जाएगा, बिकॉज फॉर इज़ अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिन नाम के हम वेरिएबल कुछ भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन
अगर मैं दूसरा तरीका यूज़ करती हूँ जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ओबीजे फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में फॉर को मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, प्रॉपर्टी के नाम को डबल कोट्स में लिख दिया, इक्वल्स टू साइमन, तो ये परफेक्टली फाइन है, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है। तो ये कैसा केस हुआ, ये तब का केस है जब मेरे पास कोई भी ऐसा कीवर्ड आ जाएगा, तो तब उस केस में एरर आएगा फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले एरर में कभी भी एरर नहीं आएगा। अब है, अच्छा दो चीज़ें बेटा ध्यान रखना है, एक होता है डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करते हुए हम वैल्यू नहीं दे रहे होते उस वेरिएबल में, और दूसरी चीज़ होती है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करना मतलब कुछ भी हम वैल्यू जब उसको डाल देते हैं उसमें किसी भी वेरिएबल में, तो वैल्यू प्रोवाइड करी तो इनिशियलाइजेशन कर दिया। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ भी होता है। तो वैर ओबीजे इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, तो नेम एक प्रॉपर्टी है, फॉर एक प्रॉपर्टी है, और डिटेल्स भी एक प्रॉपर्टी है। ओबीजे ऑब्जेक्ट में नेम नाम की प्रॉपर्टी है, फॉर प्रॉपर्टी है, उनकी वैल्यूज़ लिखी है, नेम की कैरेट, फॉर की मैक्स, फिर डिटेल्स नाम की भी एक प्रॉपर्टी है जो कि इटसेल्फ क्या है, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आप देख रहे हो डिटेल्स के आगे कुछ भी ऐसे डबल कोट्स में नहीं है जैसे नेम और फॉर के आगे था, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस को देखते ही कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो डिटेल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रॉपर्टी बन गया है ओबीजे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से याद रखना आप। तो ये इनिशियलाइजेशन का तरीका था। और ऐसे केस में आप उसको एक्सेस कैसे करोगे, अगर आपको कलर तक पहुंचना है तो obj.details.color, क्यों, क्योंकि obj एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए तो डॉट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो डिटेल्स है, डिटेल्स अब वो खुद भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फर्दर वही केस बन गया, तो details.color। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप की है, फिर उसके आगे प्रॉपर्टी है। थोड़ा बस ध्यान से समझना, फिर से सुन लेना बेटा, चाहे आप, बहुत ही सिंपल लगेगा फिर आपको कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट और फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी, इस तरीके से मैंने 2 बार डॉट लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑरेंज, इसको हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस से पता चल रहा है, कॉमास से पता चल रहा है, कोलन से पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। कोलन लगा दिया अगर ये जो 2 डॉट हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू है, कॉमा लगा दिया इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, अब ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। और अगर कर्ली ब्रेसेस हैं इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हम बातें बता रहे हैं। यह हमने देखा obj.details.color, तो वो कलर क्या है, ओबीजी के अंदर डिटेल्स में कलर क्या है, ऑरेंज, तो आंसर क्या आएगा आउटपुट में, ऑरेंज। सिमिलरली ओबीजे, अब यहाँ पे इन्होंने डॉट का तरीका नहीं अपनाया सेकंड वाले केस में, तो ये तो तरीका हमने देखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में लिख देते हैं हम जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम होता है। तो ओबीजे के अंदर डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर साइज, देख लेते हैं एक बार। तो ओबीजे के अंदर डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर साइज क्या है, 12, तो आंसर क्या आएगा 12, ठीक है। आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अगर इसमें से आता भी है 1 मार्क का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एरेज। एरेज भी एक ऑब्जेक्ट का ही टाइप होता है, और इसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस है ये, कि एक साथ आपको वैल्यूज़ का सीक्वेंस मिल जाएगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लेंथ। लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है उस एरे के अंदर। और जो इसका इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स मतलब फर्स्ट जो वैल्यू रहेगी, फर्स्ट एलिमेंट, उसका इंडेक्स होता है 0, इंडेक्स मतलब पोजीशन, तो उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके 0 1 2 3, तो सपोज अगर मेरे पास जैसे ये है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा बेटा। वैर ए इक्वल्स टू न्यू एरे, तो वैर क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड। ए क्या हो गया,
ए एरे का नेम हो गया, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, न्यू एक कीवर्ड है जो कि कुछ भी नया क्रिएट कर रहा है मेमोरी में। एरे जो है, एरे एक फंक्शन है जो एक एम्प्टी एरे बना देगा, एक खाली एरे को क्रिएट करता है। पैरेंथेसिस से पता चल रहा है कि एरे एक फंक्शन है, मेथड है। फिर सेमीकोलन, मेथड और फंक्शन सेम ही चीज़ होती है बेटा। A0 इक्वल्स टू डॉग, A1 इक्वल्स टू कैट, A2 इक्वल्स टू hen। तो 0 1 2, तो ये क्या है 0 1 2, ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब पोजीशंस है। और टोटल कितने एलिमेंट हैं? 3। तो A डॉट लेंथ लास्ट में क्या देगा? वो 3 देगा, 3 देगा। तो आउटपुट क्या है? 3। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हाईएस्ट इंडेक्स होता है, मतलब कि ये 2, तो 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। 3 क्या आई मेरे पास? लेंथ। तो हाईएस्ट इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है हमारी लेंथ। और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। लेंथ -1 पे रुक गए। लेंथ अगर 3 है तो 3 - 1 कितना होता है? 2। तो 0 से इंडेक्स कहाँ तक चलेंगे? 2 तक। 0 1 2। दूसरा तरीका हमारे पास और है कि एक जो वेरिएबल है var a इक्वल्स टू, अभी हमने क्या करा था? A0 A1 A2 इस तरीके से दिए थे, इंडेक्सेस पे दिया पर्टिकुलरली। अब इससे इजी सिंपल वे क्या है कि मैं इंडेक्सेस अगर ना बताना चाहूँ, इंडिविजुअली लिखने में टाइम भी जाता है, टीडियस है काम ये। तो var a इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेंगे डायरेक्टली और कॉमा से सेपरेट कर देंगे सारे एलिमेंट्स को। तो एप्पल, मैंगोज, ऑरेंज, बनाना, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज करें और सेमीकोलन। ये सेमीकोलन बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज एरर आएगा आपके प्रोग्राम में। एरर फाइंड आउट करने को आता है, तो अगर सेमीकोलन नहीं लगाया तो दैट वुड बी एन एरर। तो वो चीज़ आपको नोटिस में रखनी है अपने। और ये जो एप्पल, मैंगोज, ये फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं ये डबल कोट्स में है। तो ये कौन सा टाइप के हुए? स्ट्रिंग डेटा टाइप के। वैल्यूज़ अगर होती है तो 24 23 वो बिना कोट्स के आते। और ए डॉट लेंथ, तो ये एप्पल क्या है? एप्पल 0 इंडेक्स पे है, मैंगोज 1 इंडेक्स, ऑरेंज का 2 इंडेक्स, बनाना का 3 इंडेक्स। तो 0 1 2 3। अब हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 3। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। हाईएस्ट इंडेक्स प्लस 1 वो हमारी लेंथ होती है। तो ए जो मेरे पास एक एरे है उसकी लेंथ क्या है? प्रॉपर्टी। तो उसकी वैल्यू क्या है? 4। अब इन्होंने एक नोट दिया है कि एरे की जो लेंथ है ज़रूरी नहीं है कि उतने ही आइटम्स हो प्रेजेंट। एरे की लेंथ से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप करेक्टली नहीं बता सकते। उसका रीज़न इन्होंने दिया है कि सपोज़ किसी ने ऐसे किया कि डॉग, कैट, हैन, तो ये क्या हो गया? डॉग का इंडेक्स 0, कैट का 1, हैन का 2। ठीक है। अब यहाँ तक तो देखने में पता चल रहा है कि 0 1 2, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 लेंथ हो जाएगी। वेरी गुड, पता चल गया कि भाई इंडेक्सिंग 0 1 2 जा रही है। अब लेकिन अगर मान लो किसी ने ये एक पर्टिकुलर एरे का एलिमेंट दे दिया A 100 इंडेक्स पे इक्वल्स टू फॉक्स, तो अब उन्होंने क्या करा इस प्रोग्राम में कि उन्होंने बीच में कुछ भी इनिशलाइज नहीं करा है, कोई भी आइटम नहीं बताया है। 0 1 2, 2 के बाद सीधा कहाँ गया? 100। तो हाईएस्ट इंडेक्स अभी क्या है? 100 है। तो लेंथ क्या देगी? लेंथ देगी 101, मतलब 101, 101। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या करती है? लेंथ प्रॉपर्टी बताती है हाईएस्ट इंडेक्स से एक उसमें +1 कर देती है। तो लेंथ तो बताइए 101, बट क्या एरे ए में 101 एलिमेंट्स हैं? नहीं है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी लेंथ है उतने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मान लो किसी ने इसमें टाइप ऑफ A90 टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। पिछले सेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बेटा आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब ये जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है A90, इसका मतलब A नाम का एरे है, इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? 90, मतलब 90th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसका डेटा टाइप पूछा गया है।
तो अब जब वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका डेटा टाइप कैसे बताएंगे? तो आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक वो आइटम बताया ही नहीं गया है, डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। ये कोड है फॉर लूप। फॉर लूप भी हमने पिछले सेशन में किया है। तो वैर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, इनिशलाइजेशन ये सिर्फ एक ही बार फोकस में आता है, आई की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हुई, फिर वो उसके बाद जाएगा आई लेस देन ए डॉट लेंथ। तो ए डॉट लेंथ का मतलब है जितने भी मेरे पास अगर सपोज 4 एलिमेंट्स हैं, ए डॉट लेंथ अगर मुझे 4 रिटर्न कर रहा है तो इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 1 2 3। ठीक है, 0 to 3 जाएगी, 0 से लेके 3 तक। और फिर उसके बाद वो लूप के अंदर आएगा डू समथिंग विद AI, कि कुछ भी किया, कोई भी एक कुछ भी कोर्स वगैरह को रन किया, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर वो यहाँ ब्लॉक के अंदर से जाएगा आई प्लस प्लस पे। तो अब आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? 1। अब इंक्रीमेंट करते ही फिर वो कहाँ जाएगा? अब वो आई इक्वल्स टू 0 पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ एक ही बार का काम होता है स्टार्टिंग में। अब उसके बाद वो जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए कि अब आई की वैल्यू 1 हो गई है, तो 1 इज़ लेस देन ए डॉट लेंथ, हाँ है, तो वो अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। लूप का मतलब आइटरेशन, रिपीटिशन। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स मुझे कोई कोड रन करवाना है तो मैं लूप का यूज़ करती हूँ। लूप में फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, ये तीनों ही हमने प्रीवियस सेशन में किए हुए हैं। अब है एरेज एंड स्ट्रिंग कम विद अ नंबर ऑफ मेथड्स। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ से। तो इसमें सबसे पहले है सबस्ट्रिंग मेथड। सबस्ट्रिंग देखो, जैसे बेटा हेडिंग होती है, हेडिंग के नीचे क्या आता है? सब हेडिंग आता है, टाइटल, सब टाइटल आता है। तो ऐसे ही स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की पहचान क्या है? कि वो डबल कोट्स में होता है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग में से सिर्फ एक पार्ट चाहिए, सपोज मुझे आपके पास अगर है कोई अल्फ़ाबेट नाम की स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेट ALPHA ऐसे करके है, मुझे उसमें से सिर्फ अल्फ़ा वर्ड चाहिए, तो वो क्या है? मुझे उसमें से अल्फ़ा सब स्ट्रिंग चाहिए। तो एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग बिटवीन टू स्पेसिफाइड इंडेक्सेस। मतलब जो इंडेक्स मैं दूंगी, कि अगर वो इंडेक्सिंग चल रही है, मेरे पास सपोज 8 कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में, 0 to 7 है इंडेक्सेस, तो मैं बता दूंगी 0 to 3, इस पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी मुझे एक सब स्ट्रिंग दे दो। फिर नेक्स्ट है कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब होता है ज्वाइन करना, कॉनकैटिनेट करना मतलब ज्वाइन करना। तो कॉनकैट मेथड जो है, ज्वाइन 2 और मोर स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स अ कॉपी टू द ज्वाइंड स्ट्रिंग्स। के 2 स्ट्रिंग्स होंगी, सपोज मेरे पास है ऐसे अल्फ़ा और बेट, तो अल्फ़ा और बेट 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। मैं जब उन पर कॉनकैट मेथड अप्लाई करूँगी, रन करूँगी, तो मेरे पास क्या फाइनल स्ट्रिंग आएगी? अल्फ़ाबेट। फिर नेक्स्ट है आपके पास जॉइन मेथड, जॉइंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग। देखो कॉनकैट और जॉइन में बेटा ध्यान रखना कि कॉनकैट जो है वो स्ट्रिंग पे चलता है, और जॉइन के केस में क्या है कि जॉइन आपको जितने, एक एरे है, एरे में जो भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो एप्पल मैंगो बनाना हो, वो उन सब को जॉइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग दे देगा। कॉनकैट भी जॉइनिंग का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या लेता है? पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, उसको 2 स्ट्रिंग्स चाहिए होती है, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स। लेकिन जॉइन के केस में आप एक एरे पास करते हो, उस एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उनको जॉइन करके दे देगा। आई होप क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना बेटा। फिर नेक्स्ट है पॉप। पॉप के केस में है कि जो भी लास्ट आइटम होता है वो उसको रिटर्न करेगा और रिमूव करेगा। एक एरे है, एरे में अभी हमने जैसे ऊपर देखा था, सपोज एप्पल मैंगो बनाना, ये 3 एलिमेंट्स हैं। बनाना जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, इंडेक्स 2 पे, मतलब कि लास्ट एलिमेंट है,
तो पॉप मेथड यूज़ करने पे क्या होगा, आपके पास एरे में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रह जाएंगे, 3 की जगह 2 रह जाएंगे। तो जो लास्ट का है, जो इंडेक्स 2 पे था, वो रिमूव हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। फिर है पुश। पुश का मतलब आप आइटम्स ऐड कर सकते हो एंड में एरे के। एक या एक से ज़्यादा आइटम्स होंगे, उनको अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कौन सा मेथड है, पुश मेथड है। एंड देन है रिवर्स। नाम से पता चल रहा है रिवर्स मतलब उल्टा कर देना। तो रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे, कि अगर जो लास्ट में आ रहा था वो पहले आ जाएगा, जो सेकंड पे था वो लास्ट से सेकंड हो जाएगा। तो बिल्कुल एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाएगा एरे में। ये कौन सा मेथड होता है, रिवर्स। फिर नेक्स्ट है आपके पास शिफ्ट। तो रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट। तो शिफ्ट के केस में पहला एलिमेंट रिमूव होगा, और लास्ट अगर रिमूव करना है तो पॉप। पॉप क्या करता है, लास्ट आइटम को रिमूव कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। लेकिन शिफ्ट क्या करता है, वो पहले एलिमेंट को रिमूव करेगा। फिर है स्लाइस। स्लाइस का मतलब टुकड़ा, कि पीस की हम बात करते हैं, जैसे केक का स्लाइस होता है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एरे का एक पार्ट आपको रिटर्न होगा। तो वही था जैसे स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे क्या है, एरे का सब एरे। उसके लिए कौन सा मेथड है बेटा, स्लाइस। और जो एरे वाली चीज़ थी उसमें क्या था, सॉरी स्ट्रिंग वाली थी, स्ट्रिंग में था सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे है एरे के केस में स्लाइस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट मेथड। सॉर्टिंग पता ही चल रहा है कि रीऑर्डर करना है। तो सॉर्ट के केस में है टेक्स एन ऑप्शनल कंपैरिजन फंक्शन। कंपैरिजन का मतलब कि सॉर्ट करना मतलब रीऑर्डर करना है, उसके लिए कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जा रहे, बट ये सॉर्टिंग है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर है स्प्लाइस। दोनों चीज़ों में ध्यान रखना बेटा, वो स्लाइस है, ये स्प्लाइस है, SP। तो ये मेथड क्या करता है, मॉडिफाई एन एरर बाय डिलीटिंग अ सेक्शन एंड रिप्लेसिंग इट विद मोर आइटम्स। कि एक एरे है, एरे में से अब आपने क्या करा कि आपने एक सेक्शन को डिलीट करा, और उसके बाद उसकी जगह आपने ज़्यादा आइटम्स रख दिए। तो स्प्लाइस 2 वर्ड से बना है यहाँ पे स्प्लाइस मेथड, स्प्लिट प्लस स्लाइस। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, और फिर स्लाइस का मतलब वही कि उसमें से एक सब एरे की हम बात कर रहे होते हैं। तो स्प्लाइस है हमारे पास कि एक एरे को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, पहले तो एक सेक्शन को डिलीट कर दिया, और फिर उसके बाद उसकी जगह और आइटम्स को हमने डाल दिया। इट इज़ कॉल्ड स्प्लाइस मेथड। फिर लास्ट है हमारे पास एरे में अनशिफ्ट। प्रेप एंड्स आइटम्स टू द स्टार्ट ऑफ द एरे। तो अनशिफ्ट क्या कर रहा है, जो आखिर के एंड आइटम्स हैं उनको वो कहाँ डाल देगा, एरे के शुरू में। जो स्लाइस था, सॉरी जो शिफ्ट था, शिफ्ट मेथड क्या कर रहा था, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहा था। लेकिन जो अनशिफ्ट है वो एंड के आइटम को स्टार्ट में ला रहा है। देखो बेटा, जो शिफ्ट है, शिफ्ट ने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब अनशिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को कुछ लाएगा, कुछ लाने की बात होगी, शिफ्ट का उल्टा रहेगा। तो अब वो शुरू में लाएगा कहाँ से, तो वो क्या करेगा, एंड के आइटम्स को ही शुरू में लगा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस को हम करेंगे अभी। तो फंक्शंस अभी हमने देखे थे मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स हम बोल रहे थे कि बने बनाए आते हैं। अब हम फंक्शंस एक टर्म पढ़ रहे हैं। तो फंक्शंस आर द कोर कंपोनेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट। एक ये बेसिक फंक्शन इन्होंने डिक्लेयर करके दिखाया है। तो फंक्शन के लिए पहले तो फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है। मतलब फंक्शन कीवर्ड का मतलब ये है कि फंक्शन नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। फिर फंक्शन का नाम क्या रखा, ऐड। अब उसके लिए पैरेंथेसिस के अंदर जो दिए जाती हैं वैल्यूज़ कि ये आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो x, y के मतलब 2 वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी ये। और ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ऐड करना है तो बताना पड़ेगा क्या क्या ऐड कर रहे हैं।
तो एक्स और वाई मतलब यहाँ पे हम फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में हमेशा जो भी नीडेड है, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो लिखनी होती हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है जो इसका डेफिनेशन है फंक्शन का, और कर्ली ब्रेसेस पे ही ख़त्म होता है। एंड देन अब उसके अंदर डिफाइन करना है, उसको पूरा समझाना है कि ये ऐड फंक्शन करेगा क्या। तो वैट टोटल इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन, एंड देन नेक्स्ट लाइन में रिटर्न टोटल सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन बताता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एंड हो रही है, अब दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। और अब वैर नाम से मैंने एक डिक्लेयर करा वेरिएबल, कौन सा, टोटल वेरिएबल। टोटल वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, इसके बाहर इसका कोई स्कोप नहीं होता, लोकल वेरिएबल है इसीलिए ये। इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब जो भी हमने अभी वैल्यूज़ पास करी हैं फंक्शन को उनको ऐड करना है, प्लस मतलब एडिशन ऑपरेटर से, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में। फिर उसको टोटल नाम के वेरिएबल में हमने असाइन कर दी वैल्यू, और उस टोटल वेरिएबल को हमने रिटर्न कर दिया। वो हम समझेंगे होता क्या है, जब भी एक फंक्शन डिफाइन करा, फंक्शन को फिर कॉल करते हैं, कॉल करने के टाइम पे सिर्फ लिखना होता है फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में अगर कोई वैल्यू पास करनी है, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं। फिर वो इंटरनली यहाँ पर पूरा कंट्रोल आता है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे जो भी चीज़ें हैं, मान लो अगर प्रिंट वगैरह कुछ करना होता वो भी कर देते। फिर लास्ट में इन्होंने ये बोला है रिटर्न टोटल। अब जो टोटल है रिटर्न करने का मतलब ये है, क्योंकि टोटल जो वेरिएबल है वो एक लोकल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैं बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, उसका स्कोप सिर्फ यही तक का है, उसके बाद प्रोग्राम को कुछ नहीं पता कि टोटल नाम का कोई वेरिएबल भी है। तो मुझे तो टोटल वेरिएबल की वैल्यू से फ़र्क पड़ता है, मुझे तो वो यूज़ में लेनी है। तो उसका तरीका क्या होता है कि टोटल जो वेरिएबल है उसको रिटर्न कर दो, मतलब जो उसकी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो जहाँ पे भी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। इसको हम बेटर वे में अभी समझेंगे। तो ये हमने फंक्शन एक डिफाइन कर दिया, ऐड नाम का फंक्शन है। कि इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, अभी हमने ये एक्स वाई देखे थे, एक्स कॉमा वाई, तो जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो क्या कहलाती हैं, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी फंक्शन पे। यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए थे, और उसके अंदर जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट्स रख सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, वो आपकी एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, वो कोई मैंडेटरी नहीं होता। एंड अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है तो जावास्क्रिप्ट क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज़ में या फिलिप्स में, कि अगर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ नहीं है फंक्शन के अंदर तो क्या रिटर्न होता है, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न होता है। ठीक है, या अगर मान लो कोई एम्प्टी रिटर्न हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा होता है सपोज रिटर्न, रिटर्न के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो भी क्या होता, अनडिफाइंड। और अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती तब भी क्या रिटर्न हो रहा था, अनडिफाइंड। अब इसमें है कि ऐड फंक्शन को कॉल किया, और ऐड फंक्शन को कॉल करने के बाद इसमें आप देख रहे हो एक्स और वाई तो कुछ भी पास नहीं करे, तो फिर तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, NaN। NaN मतलब नॉट अ नंबर। ठीक है, वी कांट परफॉर्म एडिशन ऑन अनडिफाइंड। फिर नेक्स्ट है, अब अगर मान लो उसमें तो सिर्फ एक्स और वाई 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे, यहाँ हमने दे दिए 3, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट 2 को ले लेगा, एक्स को माना 2, वाई को माना 3, और 4 को वो इग्नोर कर देगा। तो आंसर क्या आ गया, 2 + 3 मतलब 5। तो अगर एक्स्ट्रा दे दोगे तो उसे इग्नोर कर देगा, अगर कुछ नहीं दोगे जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं दिया तो NaN मतलब नॉट अ नंबर, मतलब अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। फिर हमारे पास टर्म आती है एक आर्ग्यूमेंट। अभी हमने देखा था पैरामीटर, पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन के डेफिनेशन में आप फंक्शन के हेडर में ऐसे लिखते हो, जैसे एक्स और वाई लिखा था ना, वो पैरामीटर्स थे। और आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो आप पास करते हो, जैसे आपने यहाँ पे ये ऐड 2 3 4 लिखा है, तो 2 3 4 ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स है।
ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स वो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं जो कि पास की जाती है कॉलिंग के टाइम पर, और जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे फंक्शन के हेडर में जब हम डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन की पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, उस टाइम पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो 2, 3, 4 क्या है, ये है हमारे आर्ग्यूमेंट्स। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एक एरे है। ये एक चीज़ यहाँ पे समझना बेटा, सेमी कॉलन, कॉमा, सेमी कॉलन, इससे हमें समझ में आता है अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ भी जाता है कि फंक्शन ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। फंक्शन पहले तो आपने कीवर्ड लिख दिया, फिर ऐड क्या है फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस लगाने मैंडेटरी हैं, फिर आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है, कर्ली ब्रेसेस पे एंड होता है एक फंक्शन का डेफिनेशन। अब उसके अंदर आप क्या करते हो, वैर सम इक्वल्स टू 0 सेमीकॉलन, सेमीकॉलन मतलब ये स्टेटमेंट खत्म हो गई जावास्क्रिप्ट में, आपने ये बोल दिया सम की वैल्यू 0 है। फिर आपने फॉर लूप स्टार्ट करा। फॉर लूप में आपको पता है पहले इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब कि जो भी कंट्रोल वेरिएबल है आई जे जो भी आपने ले लिया उसकी वैल्यू कुछ आप फिक्स करते हो। तो यहाँ पे क्या है, वैर आई इक्वल्स टू 0 कॉमा जे इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ सेमी कॉलन। अब एक चीज़ देखो बेटा, इन्होंने जब जब सेमी कॉलन दिए हैं तो सेमी कॉलन से हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। तो आई इक्वल्स टू 0 कॉमा, तो इसका मतलब आई तो 0 है, जे इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, तो ये सेमी कॉलन से पहले जितना ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये सिर्फ एक ही बार ही रन होता है, ये जो इनिशलाइजेशन है। फिर उसके बाद सेमी कॉलन के बाद क्या, आई लेस देन जे, ये कंडीशन वाला पार्ट हो गया। हो सकता था कॉमा लगा के इसमें हम और भी कंडीशन ऐड कर दें, वो हमारी कोडिंग के ऊपर होता है। फिर सेमी कॉलन का मतलब फिर आई प्लस प्लस, मतलब ये तीसरा पार्ट है जहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं हमेशा इंक्रीमेंट करोगे, आई माइनस माइनस भी हो सकता है, तो उसमें -1 से हम उसको डिक्रीमेंट करते रहेंगे। आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 भी हो सकता था कि भाई +2 का कर दो, ऐसा भी हो सकता था। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से फॉर लूप के अंदर चले जाएंगे ब्लॉक में, सम प्लस इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट्स आई सेमी कॉलन। अब ये जो प्लस इक्वल्स टू है ये भी हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा हुआ है, एडिशन असाइनमेंट। इसका मतलब है सम इक्वल्स टू सम प्लस आर्ग्यूमेंट्स आई, मतलब सम की जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें आर्ग्यूमेंट्स आई की वैल्यू को ऐड करो और फिर कहाँ डाल दो, सम में ही डाल दो वापस से। इसको भी आप एक बार देख लेना ऑपरेटर्स वाले टॉपिक में। फिर जैसे ही लूप ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद रिटर्न सम, सम की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देनी है। बस आपको कंट्रोल का फ्लो समझ में आना चाहिए बेटा। फिर यहाँ है जैसे ऐड 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 इसका आंसर है 14। दैट्स रियली नॉट एनी मोर यूजफुल देन राइटिंग 2 + 3 + 4 + 5 दो। अब ये इन्होंने इसी को यूज़ करके कुछ और प्रोग्राम, सैम्पल प्रोग्राम्स बनाए हैं। एक चीज़ आप ये याद रखना कि फंक्शन का फ़ायदा क्या है। फंक्शन का फ़ायदा है रीयूजेबिलिटी में। आपको एक ही चीज़ बार बार लिखनी नहीं पड़ती, आप सिर्फ क्या करोगे, एक बार वो फंक्शन डिक्लेयर करोगे, डिफाइन करोगे, उसके बाद एवरी टाइम आपको क्या करना है, बस उस फंक्शन को कॉल करना है। उस फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस में अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो देके वो वैल्यूज़ पास करके, दैट्स इट। तो रीयूजेबिलिटी है, आपको बार बार उसी कोड को यूज़ कर सकते हो, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा ऐड करने का पूरा कोड। फिर उसके बाद इनर फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इनर फंक्शंस का मतलब है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बना दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर फंक्शंस हैं ये। बस इतना आप समझ लेना। अब यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोग्राम्स हैं
यूजिंग जावास्क्रिप्ट, उनको एक बार हम समझ लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रोग्राम है कि प्रिंटिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, कि अगर वेब पेज पे मुझे कोई लाइन लिखनी है तो वो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे HTML टैग, HTML टैग ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, फिर उसके बाद बॉडी टैग ओपन होगा क्लोज होगा। अब बॉडी टैग में हमने एक हेडिंग रख दी, मतलब ये चॉइस है आपके लिए, ये H1 वाली जो है, कि H1 में इन्होंने ये एक्चुअली ये जो माई फर्स्ट वेब पेज है ना, तो H1 ओपन भी हो रहा है और ये टैग क्लोज भी हो रहा है। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कि ये पैरेंथेसिस ना हो के H1 से पहले ये एक्चुअली में क्या है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ पे, जैसे हर जगह आप देख रहे हो ना, स्क्रिप्ट, बॉडी, HTML सबके शुरू में ये जो एक टैग लगा, ये एंगुलर ब्रैकेट है, लेस देन का साइन जो है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ बेटा, तो वो है, उसको आप अपने एंड पे ध्यान रखना, करेक्ट कर लेना। तो HTML के अंदर बॉडी के अंदर हमने H1 हेडिंग डाल दी, माई फर्स्ट वेब पेज, जो कि सिर्फ हमने एक समझाने के लिए किया है। मेन जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिखने के स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर पैरेंथेसिस में आपने लिख दिया जो भी आपको टेक्स्ट लिखवाना था। तो स्क्रिप्ट यहाँ क्या है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस में है, ये होता है जावास्क्रिप्ट का कोड है। जब भी आप उसको लिख रहे हो किसके अंदर, HTML के अंदर। HTML किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए। और इन्होंने हमें यही बोला था कि एक लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रिंट करनी है वेब पेज पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। तो हमने क्या यूज़ करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो जो वेब पेज है उस पर हम क्या देखेंगे, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड हमारा वो हो गया। और माय फर्स्ट वेब पेज, ये जो हमने लिखा है ये H1 एक हेडिंग के टैग्स रहते हैं H1 से H6 तक। H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 टैग्स होते हैं। ये भी 1 मार्क में पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमारे पास वेब पेज में दोनों चीज़ें लिखी आ गई। यूजिंग जावास्क्रिप्ट है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर नॉर्मल होता तो हम H1 हेडिंग से भी लिख देते, वो भी ठीक रहता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में वैसे तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। वैर कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंटेनर टाइप होते हैं। ठीक है, तो टू डिक्लेयर वेरिएबल्स यूज द कीवर्ड वैर एंड द वेरिएबल नेम। तो वैर और यूज़र नेम, मतलब वेरिएबल नेम कुछ भी आ जाएगा जो आप देना चाहते हो। तो क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंटेनर्स हैं एक तरीके से। और वैर कीवर्ड यूज़ किया जाता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ चुका है पहले। अगर उसमें वैल्यू असाइन करनी है तो डिक्लेरेशन में क्या ऐड करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ, मतलब इक्वल का साइन, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। अगर न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर देना है तो 50 एज इट इज आ गया। अगर स्ट्रिंग टाइप देना था तो डबल कोट्स में लिख दिया मैंने जॉन। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम टू शो डेट एंड टाइम, एंड दिस इज अ कमेंट लाइन। ये जो डबल स्लैश लगाए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना स्लैश कैसे लगाए हुए हैं। तो ये होते हैं HTML में कमेंट्स के लिए। कमेंट का मतलब वो ऐसी लाइन जो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जो रन नहीं होंगी, जो कि सिस्टम इग्नोर कर देता है, और वो सिर्फ हमारे इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद HTML टैग्स ओपन क्लोज कर रहे हैं, बॉडी टैग ओपन क्लोज किया। अब उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करने से पहले स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, वैर डी इक्वल्स टू न्यू डेट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में हमने क्या दे दिया, पैरेंथेसिस में डी। सेमी कॉलन से एंड हो रहे हैं दोनों लाइंस, दोनों स्टेटमेंट। तो डी जो है, डी में क्या आ गया, वैर कीवर्ड है, डी वेरिएबल का नाम हो गया, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, न्यू एक कीवर्ड हो गया, और डेट जो है वो बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि सिस्टम की डेट को रिटर्न करता है। और वो डेट किस में स्टोर हो जाएगी, डी में, डी नाम के वेरिएबल में। और फिर उसको मुझे सिर्फ डायरेक्टली क्या कराना है, प्रिंट कराना है वेब पेज पे। तो उसके लिए क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और पास कर दिया डी वेरिएबल को। ठीक है बेटा, बाकी तो देखो कॉमन ही है हर एक में, HTML ओपन क्लोज करना, HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट। मेन चीज़ क्या आती है, स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या लिख रहे हो वो चीज़ आपके लिए मेन हो जाती है। तो यहाँ पे ये पूरी डेट आ गई और ये कंप्लीट डेट है, इसमें डे, डेट, टाइम, जोन सब कुछ लिखा हुआ है। फिर अब है फंक्शंस प्री डिफाइंड। तो फंक्शन के बारे में अभी हमने देखा था ना, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। एक हमने ऐड फंक्शन भी बना के देखा। तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है। कॉल करने के टाइम पे तो हमें पता है सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई उसको वैल्यूज़ चाहिए तो वो दे देनी है। अदरवाइज तो क्या है, फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज़ करते हो जब आपको पूरा फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन लिखोगे, फिर फंक्शन के आगे ऐड लिखा, ऐड क्या था, फंक्शन का नाम। फंक्शन क्या था, फंक्शन कीवर्ड है एक। तो डेफिनेशन के तौर पे आपके पास है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन समवन कॉल्स इट। तो इसमें क्या होता है, फ़ायदा क्या है, रीयूजेबिलिटी, आपको सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। 3 तरीके से इन्होंने बिल्ट इन फंक्शंस बता रहे। कुछ भी अगर बताना है आगे, व्यूअर जो है, व्यूअर यूज़र, उसको कुछ भी चीज़ एक नॉलेज देनी है, कुछ भी इंटरेक्ट करना है, तो उस केस में बिल्ट इन फंक्शंस कितने हैं, 3 हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। और वेब पेजेस में जब हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर रहे हैं स्पेशली तब, अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, तीनों के केस में हमें एक मैसेज देना होता है। अलर्ट सिर्फ बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा है, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए है, वो पूछता कुछ नहीं, उसको कोई कुछ चीज़ मैटर ही नहीं करती, वो सिर्फ अपनी बात कहता है, वन वे है। कन्फर्म क्या करता है आपसे, ओके और कैंसिल, 2 बटन दिखाएगा, कुछ पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू एग्जिट, ऐसे आता है ना काफ़ी बार। तो येस और नो, ओके और कैंसिल, ऐसा करके 2 ऑप्शन देगा, तो वो आपसे फिर भी एक इन्फॉर्मेशन ले लेता है। प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आप जो भी मैसेज दिखाओगे एक बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पे। सपोज आपको किसी से नाम पूछना है तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करके एक बॉक्स दिखेगा, बॉक्स में आप लिखवा लोगे एंटर योर नेम, तो वो क्या करेगा, वो अपना नाम टाइप कर देगा। अब सिर्फ बटन्स तक ही सीमित नहीं है, बटन्स तक ही लिमिटेड नहीं है हमारी फंक्शनैलिटी। प्रॉम्प्ट के केस में क्या है, वो कुछ वैल्यू एंटर भी करेगा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, हमारे लिए तो बहुत यूज़ की चीज़ हो गई। तो इस तरीके से 3 हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये। सबसे पहले देखते हैं अलर्ट बॉक्स, और ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में आपको MCQs भी आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनते हैं। तो अलर्ट बॉक्स सबसे पहले कि अगर प्रोग्राम में शो करना है अलर्ट बॉक्स, तो उसके लिए HTML के अंदर हेड के अंदर स्क्रिप्ट, हम बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट रख सकते थे, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना दिया आपने। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, फंक्शन क्रिएट करा है, इसीलिए ये हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो फंक्शन कीवर्ड, फिर माय फंक्शन, उस फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं है। और फिर कर्ली ब्रेसेस से शुरू और एंड कर दिया, और बीच में क्या लिखा उस फंक्शन की डेफिनेशन में, अलर्ट, पैरेंथेसिस के अंदर वो स्ट्रिंग आएगी जो कि आप डायलॉग बॉक्स पे दिखाना चाहते हो। तो अलर्ट बॉक्स है ये, उसके वो बॉक्स पे क्या लिखा आएगा, हेलो, दैट्स इट, बस इतना लिखा आएगा। फिर बॉडी के अंदर क्या किया आपने, बॉडी टैग्स के अंदर अब आपने एक बटन बना दिया है, एक इनपुट टाइप का है बटन, ऑन क्लिक में आपने क्या पास करा, माय फंक्शन, कि एक बटन बनाओ, एक इनपुट लेना है, उसका टाइप क्या है, बटन टाइप का। फिर उस बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो ऑन क्लिक एक इवेंट है, उसमें क्या होना चाहिए, माय फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, जो कि हमने अभी उधर हेड के स्क्रिप्ट टैग में लिखा हुआ था ऊपर, अभी ये लिखा था ना माय फंक्शन। तो बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो माय फंक्शन कॉल हो जाए, पैरेंथेसिस लगाए हैं हमने, ध्यान रखना बेटा। और फिर वैल्यू क्या है, शो मी द अलर्ट बॉक्स। वैल्यू का मतलब ये है, ये जो आपने इनपुट टाइप बटन लिया है, इस बटन के ऊपर क्या लिखा आना चाहिए, बटन के ऊपर लिखा आएगा शो मी द अलर्ट बॉक्स। जैसे ही आप माउस से उस बटन को क्लिक करोगे तो माय फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा,
और उसके अंदर क्या करने को कहा गया है, एक अलर्ट बॉक्स दिखाने को कहा गया है। तो यहाँ पे पेज पे दिखेगा शो मी द अलर्ट बॉक्स, ऐसे एक बटन आएगा, उसकी वैल्यू आपने देख ली, इनपुट टाइप था बटन, उस पर फिर हमने वैल्यू देख ली शो मी द अलर्ट बॉक्स। अब जैसे इस पर क्लिक होगा तो ऑन क्लिक इवेंट हमने यूज़ किया, और उसमें क्या करना है, माई फंक्शन को कॉल कर देगा। माई फंक्शन क्या कर रहा है, एक अलर्ट बॉक्स शो कर रहा है जिसमें एक मैसेज लिखा होगा। अलर्ट बॉक्स में कैंसिल, नो, कोई चॉइस नहीं होती है, सिर्फ उसको एक मैसेज हम दिखा रहे होते हैं। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है, अब है कंफर्म बॉक्स दिखाने के लिए कि HTML हेड, ये इन्होंने एक दिखाया, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले कंफर्म बॉक्स, फिर बटन ऑन क्लिक, माई फंक्शन, ट्राई इट, इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। बट मेन जो हमारे पास है वो है स्क्रिप्ट के अंदर ये कि एक फंक्शन बना रहे हैं माई फंक्शन नाम से, उसमें एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसको देखेंगे अभी कैसे यूज़ कर रहे हैं। फिर एक आर वेरिएबल लिया है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब ये जो कन्फर्म प्रेस अ बटन है, ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये जब भी लाइन पे आएंगे हम, ये जब भी लाइन कॉल होगी, ये रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, ये हमेशा एक आपको एक बॉक्स दिखा देगा, और उस बॉक्स पे क्या लिखा होगा, प्रेस अ बटन। अब इन्होंने क्या बोला, अब जो भी इससे रिटर्न होगा, अब क्या कर सकता है यूज़र, या तो वो ओके कर देगा या कैंसिल कर देगा। अब मान लो ओके करा तो पहले वाले बटन से तो हमेशा ट्रू वैल्यू आती है, और जो सेकंड बटन होता है कैंसिल, नो, एग्जिट वाला, उससे आती है फॉल्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ आर इक्वल्स टू ट्रू, कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो अभी कंफर्म बॉक्स पे यूज़र ने क्लिक करा है बटन, क्या उसने लेफ़्ट वाला किया कि राइट वाला। तो लेफ़्ट वाला करा मतलब उसने ओके वाली साइड चूज़ करी है, तो उसमें आर पे क्या आया, ट्रू। तो हम एक्स में क्या डाल रहे हैं, यू प्रेस्ड ओके, एक स्ट्रिंग पास कर दी। इस एक्स स्ट्रिंग का काम क्या होगा, इसी को हम बाद में दिखा रहे होंगे कि भाई तुमने ये किया, हम कहीं पे भी शो कर देंगे। तो और एल्स में क्या है, आर में फॉल्स चला गया, मतलब यूज़र ने क्या करा, प्रेस बटन पे उसने राइट साइड वाला बटन क्लिक कर दिया जो कि कैंसिल बटन था। तो उस केस में एक्स जो वेरिएबल है उसमें क्या चली जाएगी, स्ट्रिंग यू प्रेस्ड कैंसिल। तो आर की वैल्यू के बेसिस पे सबसे पहले तो क्या करा, एक बॉक्स दिखाया कन्फर्म फंक्शन से, कन्फर्म बिल्टिंग फंक्शन से, उससे जो भी ट्रू या फॉल्स आया वो आर में चला गया, मतलब जो भी यूज़र ने प्रेस किया है बटन वो आर में चली गई वैल्यू, ट्रू या फॉल्स की सेंस में। फिर उसके बेसिस पे मैंने एक्स में एक स्ट्रिंग रख दी, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आइटम बाय आईडी डेमो इन HTML इक्वल्स टू एक्स, ये शो करने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके से दिखेगा कुछ, कि आपका जैसे ही वेब पेज लोड होगा तो उसमें आएगा क्लिक द बटन टू डिस्प्ले अ कन्फर्म बॉक्स, ये एक पहले मैसेज शो होगा जो कि कहाँ से आया था, ये पी से, पैराग्राफ, पी फॉर पैराग्राफ, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले कन्फर्म बॉक्स, ठीक है। तो ये आया। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, उस बटन पे क्या लिखा हो, ट्राई इट लिखा हो। तो इसके लिए बटन ऑन क्लिक माई फंक्शन ट्राई इट, ये लिखने का एक तरीका है। और बटन ऑन क्लिक, बटन पे जैसे ही क्लिक हो माई फंक्शन को कॉल करो, माई फंक्शन के अंदर पूरा ये कन्फर्म वाला लिखा हुआ है, और उस बटन पे क्या लिखा होना चाहिए, ट्राई इट लिखा होना चाहिए। फिर उसकी आईडी है डेमो, इस तरीके से हमने उसकी पहचान के लिए, हो सकता है ना बहुत सारे बटन हो, तो बहुत सारे बटन होंगे तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसकी एक आईडी दे देते हैं अपने पास से। तो ट्राई इट एक बटन है, जैसे ही ट्राई इट पे क्लिक हो तो एक ऐसे कंफर्म बॉक्स दिख जाना चाहिए जिसमें एक मैसेज आएगा। तो ये जो उसमें मैसेज आया प्रेस अ बटन, वो मैंने वहाँ पे वैल्यू पास करी थी। फिर उसके बाद दो बटन है, लेफ्ट वाले को वो ट्रू मानता है, राइट वाले को वो फॉल्स मानता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि लेफ्ट मतलब अगर आर इक्वल्स टू ट्रू तो यू प्रेस्ड ओके, और अगर राइट वाला किया था तो मतलब फॉल्स, उसमें क्या आएगा, यू प्रेस्ड कैंसिल, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ये यू प्रेस्ड ओके, ये कहाँ से आया, जैसे ही उसने बटन पे क्लिक करा एक्स में कुछ वैल्यू चली गई, यू प्रेस्ड ओके या यू प्रेस्ड कैंसिल कुछ भी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट आइटम बाय आईडी, डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी हो डेमो। तो ये डेमो वाला ये बटन मिल जाएगा उनको, ये बटन मिलते ही उसका इनर HTML इक्वल्स टू एक्स, इनर HTML इक्वल्स टू एक्स के जो भी एक्स में वैल्यू है वो उसके इनर HTML प्रॉपर्टी में चली जाए, मतलब जो भी वो बटन था उसके नीचे ऐसे आ जाएगा जो भी एक्स में लिखा था यू प्रेस्ड ओके। इसकी बस आप एक बेसिक, अगर देखो बेटा अभी आपको जितना समझ में आए, जितना भी समझ में आ रहा है आप उसको एक दो बार पढ़ो, समझो, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो, और नहीं तो जो जो मेन है वो तो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो इसमें MCQ था, अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट बॉक्स में, तो तीनों की आप प्रोग्रामिंग समझ लेना। अगर आप प्रोग्राम नहीं भी लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट आप सिलेबस में अपना एटलीस्ट उतना तो पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट कर ही लेना। आपको जो मुश्किल लग रहा है उसको चाहे आप थोड़ा सा एक दो बार समझ के अपने नोट्स खुद के बना लेना अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन जो इजी है उसको पहली बार में ही कर लेना, और बेसिक आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉम्प्ट बॉक्स, तीसरा बॉक्स जो है, तो इसमें HTML बॉडी और P स्ट्रॉन्ग, क्लिक द बटन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो एक बार पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ रहेगा स्क्रीन पे कि क्लिक द बटन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉम्प्ट बॉक्स, देख रहे हो आप इसको, ये बोल्ड है मतलब थोड़ा सा गाढ़ा सा लिखा हुआ है, इसको कैसे बताते हैं, स्ट्रॉन्ग की टैग्स रहते हैं। ट्राई इट एक बटन है, ट्राई इट पे जैसे ही क्लिक हो तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आना चाहिए, उस प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखा होना चाहिए प्लीज़ एंटर योर नेम, और फिर ओके या कैंसिल दो बटन्स होंगे। फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे मैसेज आया वो आप ट्राई इट बटन के नीचे वेब पेज पे शो कर दोगे, ये आपका टास्क है। तो यहाँ पे HTML के अंदर बॉडी, फिर पैराग्राफ, क्लिक द बटन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉम्प्ट बॉक्स, स्ट्रॉन्ग से क्या होगा वो बोल्ड दिखने लगेगा, बोल्ड दिखा दिया, फिर उसके बाद एक बटन दिखा रहे हैं ट्राई इट बटन, और ट्राई इट बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जिसमें हम प्रॉम्प्ट बॉक्स को शो कर रहे होंगे, यही कर रहे थे अभी हम पहले भी। और उस बटन की एक हमने आईडी बना दी, आईडी में क्या डाल दिया, डेमो, क्योंकि हो सकता था बहुत सारे बटन्स हो, तो हमें अपने वाला जो ट्राई इट बटन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसकी आईडी में क्या डाला, डेमो। फिर स्क्रिप्ट शुरू होगी, स्क्रिप्ट में फंक्शन नाम, फंक्शन से एक माई फंक्शन नाम का एक हम फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन कीवर्ड लिख दिया, माई फंक्शन फंक्शन का नाम हो गया, पैरेंथेसिस लिख के कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, उसी पे एंड करेंगे। वैर एक्स क्यों लिया है, क्योंकि वो चाहे ओके प्रेस करे, चाहे कैंसिल या कुछ मैसेज हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो एक्स में वो एक पूरा टेक्स्ट आ जाएगा जिसको हम लास्ट में शो कर देंगे बटन के नीचे। फिर वैर पर्सन जैसे हमने ऊपर वैर आर लिया था वैसे ही यहाँ पे वैर पर्सन है, पर्सन इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर नेम, प्रॉम्प्ट बिल्ट इन फंक्शन है, उससे क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स अपीयर होगा जिसमें लिखा आएगा प्लीज़ एंटर योर नेम, बिल्कुल ऐसे, ये ठीक है। तो ट्राई इट बटन पे क्लिक करते ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, और इसमें प्रॉम्प्ट फंक्शन एक है वो रन होगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा। अब वहाँ से जो भी रिटर्न हो रहा है, अब ये देख रहे हैं कि हो ऐसा तो नहीं कि यूज़र ने कुछ भी ना डाला हो, तो बस इतना चेक करना है कि हाँ यूज़र ने कुछ वैल्यू लिखी है, मतलब नॉट नल, खाली नहीं रखा। तो वहाँ से हम क्या चेक करेंगे, इफ़ पर्सन नॉट इक्वल्स टू नल, ये नॉट इक्वल्स टू जो होता है ये भी हम ऑपरेटर्स में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर इक्वल। तो पर्सन जो है, पर्सन मतलब जो भी उसने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट बॉक्स में, प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमने एक बॉक्स दिख रहा है ना खाली, तो वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
x इक्वल्स टू एक्स, जो जिसमें अब स्ट्रिंग हमें डालनी है, वो स्ट्रिंग हम बाद में प्रिंट भी तो कराएंगे बटन के नीचे। तो हेलो प्लस पर्सन की जो भी नाम है वो एज इट इज़, प्लस प्लस क्या होता है, स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए होता है। फिर उसके बाद फिर थर्ड स्ट्रिंग मेरी क्या हो जाएगी, एक्सक्लेमेटरी मार्क हाउ आर यू टुडे। ठीक है, और ये मेरी एक स्ट्रिंग तैयार हो चुकी है। पर्सन में तो पर्सन की वैल्यू आ जाएगी, हेलो एज इट इज़, एक्सक्लेमेटरी मार्क हाउ आर यू टुडे क्वेश्चन मार्क एज इट इज़, और प्लस से क्या हो रहा है, स्ट्रिंग्स को हमने कंबाइन कर दिया। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, वो जो बटन था ट्राइड बटन, वो बटन उस बटन को एक्सेस करने के लिए डॉट इनर HTML इक्वल्स टू एक्स, कि जो भी टेक्स्ट अभी बना है हेलो XYZ हाउ आर यू टुडे, वो कहाँ चला जाएगा, उस बटन के इनर HTML में, मतलब उस बटन के नीचे दिख जाएगा अब हमें वो टेक्स्ट। स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो ये क्लिक द बटन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉम्प्ट वर्क्स, ये एक मैसेज आएगा। पैराग्राफ हमने P टैग्स यूज़ करे थे और स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करा ताकि ये बोल्ड दिखे। फिर ट्राइड बटन हमने बनाया, ट्राइड बटन को कॉल करते ही ऑन क्लिक इवेंट पे हमने एक फंक्शन कॉल किया, माई फंक्शन, और उस माई फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज़ किया था। ये चेन है एकदम, एक के बाद एक, इस तरीके से समझना। अब यहाँ पर जो भी इसने प्लीज़ एंटर योर नेम इस बॉक्स में जो भी टाइप किया, उसको हमने क्या किया, हेलो जोड़ा साथ में, पीछे उसके जोड़ा हाउ आर यू टुडे, और उसको हमने कंबाइन करके प्लस साइन से। इसके अलावा हम और भी अभी हमने स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस पहले किए थे, तो कॉनकैट फंक्शन भी होता है, वो भी सेम काम करेगा, लेकिन प्लस ईजी पड़ता है तो हमने प्लस साइन लगा दिया, क्योंकि प्लस क्या करेगा, स्ट्रिंग के साथ प्लस उसको ऐड कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो यहाँ पे जो भी आया नाम, उसकी एक स्ट्रिंग बना के फिर वो हमने एक्स में स्टोर करवा दी, और फिर उसको बस बाद में हम शो कर देंगे बटन के इनर HTML प्रॉपर्टी में डाल के। तो हेलो प्रदीप, प्रदीप शर्मा उसने नाम डाला था, तो हेलो प्रदीप शर्मा हाउ आर यू टुडे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस जो यूज़र डिफाइंड होते हैं। हमने ऐसे फंक्शंस देखे जो कि क्या थे, बिल्ट इन फंक्शंस थे 3, अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट। उसकी बेसिक आप एक एक लाइन याद रखना कि उनको यूज़ कैसे किया जा रहा है। पूरा प्रोग्राम ना सही, बट एटलीस्ट आप ये देख लेना कि वो करते क्या है, वो दिखते कैसे हैं, एंड एक चीज़ ये कि उसमें फंक्शन का नाम क्या है। फंक्शन का नाम तो खैर इतना मुश्किल नहीं है याद करना, वो तो अलर्ट बॉक्स है तो अलर्ट नाम का फंक्शन है, प्रॉम्प्ट बॉक्स है तो प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन था, वो तो ईजी है। अब है फंक्शंस यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का मतलब है कि ऐसे फंक्शन जो यूज़र अपने हिसाब से बना रहा है। अभी तक तो बिल्ट इन देखे, बने बनाए आ गए, उसमें हम कोई चेंज तो कर नहीं पाते, डायरेक्टली बस यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे जो फंक्शन हमें डिफाइन करने होते हैं वो हेड सेक्शन में करते हैं हम। ठीक है, वो हम स्क्रिप्ट में नहीं कर रहे, वो हेड में कर रहे हैं, ये आप बस ध्यान रखना। और तरीका उनका सेम रहता है, वो तो हमने देख ही लिया पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में, इतना कि फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है, कोई भी रिक्वायर्ड वैल्यू होती है तो वो लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिख देंगे। ठीक है, और उसको जब कॉल करना होता है, कॉल करने के टाइम पे हम उसको बॉडी के अंदर कॉल कर देते हैं। डिफाइन करा हमने, उसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिख के, और उसको कॉल कैसे किया, उसको किया हमने बटन के अंदर कॉल। ठीक है, बस ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी। अब सपोज इन्होंने अभी एक वैरायटी दी है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करनी हो, वैसे तो हम ये देख चुके हैं पहले, अभी बस ये क्या कर रहे हैं, ये इतना चेंज कर रहे हैं कि वेब पेज के अंदर कैसे दिखाते हो, कौन से टैग्स को कहाँ लगाना है, बस ये इतनी समझ दे रहे हैं। बाकी फंक्शन की तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले ले ली थी, जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे एक्स और वाई को, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे, आर्ग्यूमेंट्स एक्स, आर्ग्यूमेंट वाई, तो वही चीज़ ये यहाँ पे समझा रहे हैं। और उसके बाद एक थर्ड चीज़ कि फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू,
तो रिटर्न वाला केस भी हम पढ़ चुके हैं अलग से यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में कि रिटर्न नहीं करता है तो क्या रिटर्न कर रहा है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, हम ये मानेंगे। और अगर रिटर्न के आगे कुछ नहीं लिखा तब भी हम उसको अनडिफाइंड मानते हैं। और ऐसे केस में आउटपुट क्या आते हैं, NaN, नॉट अ नंबर, कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल N। क्लियर है, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। अभी अगेन रिपीटिंग कि अभी ये सिर्फ आपको इतना समझा रहे हैं कि उन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को आप अपने वेब पेज पे कैसे एम्बेड करते हो, कैसे उसका यूज़ कर रहे हो अपने वेब पेज के लिए, सिर्फ ये यही चीज़ बता रहे हैं। तो फंक्शन ये हेड के अंदर, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमेशा हम हेड के अंदर ही लिखेंगे। तो फंक्शन माय फंक्शन, उसके अंदर एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट है रिटर्न हैव ए नाइस डे, ठीक है। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब इसको जो कॉल करते हैं वो तो हम बॉडी के अंदर करते हैं, और बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई फंक्शन। अब माई फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है, माई फंक्शन क्या दे रहा है, हैव ए नाइस डे नाम की एक स्ट्रिंग दे रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अल्टीमेटली क्या आएगी, एक स्ट्रिंग आएगी जिसमें क्या होगा, हैव अ नाइस डे। तो स्क्रीन पे क्या आएगा, हैव अ नाइस डे, ठीक है। तो इन्होंने बस उसी चीज़ को कंबाइन करके दिखाया है, ये अलग से कोई भी एक स्पेशल टॉपिक ना समझ के, आप बस इतना ध्यान रखो, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हमने करे थे, अब बस इतना ध्यान रखना कि उनको क्या करना है, डिफाइन करना है हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिख के, और कॉल करना है बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिख के, बस यही क्रक्स है इसमें, बाकी हमने पहले समझ ली है ये चीज़ें। अब है कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो, जैसे रिटर्न x प्लस वाई, तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। अब इन्होंने तो यहाँ पे ये दिखा दिया, और इन्होंने दूसरा तरीका क्या यूज़ करा है कि आईडी बना के, जैसे हम बटन के नीचे दिखा रहे थे ना कि डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML, ये तरीका भी है। बट ऐसा कहीं पे पर्टिकुलरली कोई भी नहीं बोलेगा आपसे एग्ज़ाम में कि नहीं नहीं आप इनर HTML ही यूज़ करो। तो बस आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ले लेना इसकी, एंड एक दो बार आप थोड़ा समझोगे तो इट इज़ वेरी इजी, कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर।